हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8, यानी कि हमारा जो पार्ट नंबर 8 रहेगा। और आज जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। बाकी जो हमने जितने भी पार्ट किए हैं उनसे बिल्कुल अलग लेवल रहेगा। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है ना, मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चन रखे हैं जो आप एग्जाम में छोड़ करके आते हो। इसीलिए तो वीडियो को देख रहे हो। अगर आप एग्जाम क्रैक करते तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता दूं। अगर आप इस लेक्चर यानी कि आप परसेंटेज के लिए नए हो तो आप इस लेक्चर को ना देखो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अगर पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फ्रैक्शन से कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो चीज़ें आप क्लियर करो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर से सेकंड में सिखाई हैं, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। थर्ड में भी थोड़ा सिखाया। तो पहले बेसिक लेक्चर देख के आओ। जैसे परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 मिनट बहुत ज़्यादा बेसिक से सिखाया, बहुत छोटी छोटी बातें बताई, तो वो पहले आप देखो। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये आता है तो इसका सॉल्यूशन निकालो और मुझे आंसर दो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताओ। और नहीं आता तो यहाँ पर देखो, ठीक है। जिसको आता है वो पॉज करे, वीडियो को सोल्व करे और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दे, जरूर जरूर जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए और बी स्थिर बिंदु 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब यहाँ से ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एक लाइन के पॉइंट है, ये दोनों इसने कह दिया, ठीक है। उसके बाद सी इज पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब इस पर ए बी पर कहीं पॉइंट सी है, हमें पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पर सी है, ठीक है। ये बात समझ में मुझे आ गई, ये सी पॉइंट है, ओके। उसके बाद ए से सी के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी जो डिस्टेंस दे रखे 3 सेंटीमीटर में, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। जब टोटल 5 सेंटीमीटर दे रखे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, उसने बोल दिया पहले 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2 बची, ठीक है। टोटल 5 है। तो अभी क्या कह रहा है वो, ए सी इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर, मतलब इसको इंक्रीज कर दिया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यार एक बात मैं और अच्छे से बताऊँ आपको, आप जब सेंटीमीटर की बात करें ना, तो एसी को इंक्रीज किया सेंटीमीटर, मतलब कहीं यहां तक आ गई होगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से दो दो जीरो नहीं लगा लूं इसमें, मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा इसमें, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस काम करने में, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी रहती है। अब 300 का 6% में बहुत आसानी से निकालूंगा, जब निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा, मतलब 18, मतलब 18 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गई। मतलब 80 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद यहाँ से कितना हो गया, 308 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो यहाँ से 308 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर होगी, तो बची कितनी यहाँ से, अरे 18 माइनस कर दो तो कितनी बची यहाँ से, 182, ओके। 182 सेंटीमीटर आपके पास बच गई, ओके। ये वाला जो आपका जो रह गया ना, ये वाला पार्ट, वो 182 सेंटीमीटर का रह गया, जो 200 का था पहले। अभी हम क्या कह रहा है वो, कि सी बी इज डिक्रीज बाई, मतलब सी बी कितनी डिक्रीज हो गई, जो पॉइंट ये सी इधर घिसकाया हमने 6 सेंटीमीटर 6% बढ़ा करके, वो कितना रह गया, ठीक है। तो कितना कम हो गया, 18 कम हो गया, किस पर, 200 पर। 18 सेंटीमीटर कम हो गया ना 200 पर, इंटू 100, लो जी लो, हो गया आंसर। कितने काट दिया, 9 बार, 9% डिक्रीज हो गया भाई। इतना आसान था ये, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आसान लगने लग गया। अगर आप इससे पहले जब तक मैंने आपको नहीं समझाया था, आपको टफ लग रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का रहेगा। ध्यान से समझते रहिए, सीखते रहिए। अब देखते हैं, हाल ही के एक सर्वेक्षण में 40% घरों में से 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हैं। मतलब क्या है, 40% घर ऐसे हैं जिसमें 2 लोग हैं या उनसे ज्यादा हैं, ओके। उन घरों में से केवल एक व्यक्ति वाले 25% केवल पुरुष। मतलब अब क्या है, जिन घरों में, अब जो बाकी जो घर रह गए ना, उसमें एक ही लोग रहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी की जो वो है थोड़ी सी वो गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि इंग्लिश में टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, उसकी फिर ट्रांसलेशन हिंदी में हो रखी है, तो इसलिए हिंदी कई बार कैसी डगमगा सी जाती है, अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउसेज इज कंटेन 2 और मोर पीपल, ओके। ऑफ दोज हाउस कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन, बाकी ऐसे जो बाकी बचे हुए घर हैं उनमें एक ही लोग रहते हैं, ठीक है। उनमें भी 25% फॉर हैविंग ओनली मेल। अब जो बचे हुए हैं ना, उसमें 25% मेल रहते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो फीमेल रहती होंगी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउस विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल नो मेल्स। मतलब कहने का क्या है, ध्यान से समझ लेना इसका। मान लिया 100 घर है हमारे पास, 100 घरों में से 40%, तो उनमें रहते हैं 2 या 2 से अधिक लोग, तो 40 घर ये हो गए। बाकी जो 60% बचे हैं उसमें 60 घर बचे, 60 घरों में से
25% में रहते हैं मेल लोग, मतलब बंदे रहते हैं, पुरुष रहते हैं। तो 60 का 25% निकाल देंगे 1/4, तो 1/4 निकालेंगे कितना गया 15। तो 15 लोग, 15 तो रहते हैं मेल अकेले, जो सिंगल रहते हैं ना, एक एक घर में एक एक आदमी रहता है। बाकी जो बची हुई हैं वो महिलाएं बच गई ना, कितनी बच गई 60 में से 15 गए 45, तो 45 महिलाएं बच गई। बस आ गया आंसर। तो फीमेल बताना है आपको, 1 फीमेल, 1 वाली फीमेल कितने, एग्जैक्टली 1 फीमेल। इसमें तो मेल फीमेल दोनों शामिल है ना, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली 1 फीमेल तो यही है 45, 45 आ गया। लो भाई क्या चक्कर पड़ गया, फिर क्या दिक्कत आ गई। व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज पूछ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 100 लोग हैं, 100 घर हैं, ठीक है। 100 घरों में से कितने 45 आए, कितना निकाल दिया परसेंटेज में कर दिया इसको, कितना आ गया 45%। जैसे मर्जी करो भाई, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत आसान बनते चले जाएंगे धीरे धीरे जब आप समझोगे। अभी आप जब तक आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था तब उससे पहले करके देखना आपको कितना टफ लगेगा, और अब आपने किया तो बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, ओके, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, वाओ। देखो क्या है इसमें कि आपके पास कोई मान लिया मैंने टोटल इनकम का स्केल बना लेता हूं। मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल बना लिया मैंने जिसमें टोटल इनकम है, ये इसकी टोटल इनकम है। मैंने मान लिया ये टोटल इनकम है भाई की, कोई भाई साहब है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है वो, जब यहां पर मान लो ये टैक्स देता था इतना, ये टैक्स देता था, ये वाला टैक्स का पोर्शन था इसका, ओके, हमें पता नहीं कितना। लेकिन जब ये 19% बढ़ाया जाता है किस पर, जो टैक्स पोर्शन था, तो 1% क्या हो जाती है इसकी जो इनकम थी, ये मैंने इनकम को आई मान लिया, जो इसकी इनकम थी वो 1% क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, 1% डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये वाली डिक्रीज, ये 1% है, मान लो ये डिक्रीज हो गई। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जब टैक्स में 19% इंक्रीज किया जाता है टैक्स को, तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो नेट इनकम है वो 1% डिक्रीज हो जाती है। ये नेट इनकम यही तो है, टोटल इनकम तो यहां तक है, नेट तो देने के बाद। अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो उसकी नेट इनकम है, जो उसकी नेट इनकम है उसका 1%, मतलब जब डिक्रीज, जो 1% डिक्रीज हो रहा है उसका, वो किसके इक्वल है, 19% किसके, टैक्स के इक्वल है। ये बात समझ में आया कैसे, जब 19% टैक्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम 1% डिक्रीज हो जाएगी, नेट इनकम 1% कम हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 19% टैक्स के इक्वल क्या है, उसकी नेट इनकम का 1%। यही बात आई ना, तो बस इनका रेशियो निकाल दो, नेट इनकम का रेशियो बटे कितना आ जाएगा टैक्स का, तो ये तो ऊपर 19 आ गया और नीचे कितना आ गया 1 आ गया, तो ये रेशियो आ गया। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि नेट इनकम कितना है 9 रेशियो में और टैक्स कितना 1 में। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, टोटल इनकम जो हो जाएगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल इनकम तो टैक्स और क्या हो गया, नेट इनकम दोनों हो गई ना, ये वाला 19 हो गया, ये 1 हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो जाए, टोटल इनकम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 20, इनके 20 क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई, ओके हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, निकलवा क्या रहा है वो कि आयकर की दर क्या है, तो आय की दर क्या है भाई, तो उसकी निकाल लो, इनकम टैक्स, टैक्स की मतलब क्या दर है, तो टैक्स कितना लिया जा रहा है, 1 का लिया जा रहा है, निकाला ना, टैक्स 1 है, तो 1 टैक्स लिया जाता है किस पर, 20 की इनकम पर, इंटू 100। भाई कितने परसेंट आ गया, 5% टैक्स आ गया। लो जी हो गया। कुछ नहीं था ना, था कि कुछ नहीं था भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो यू निकाल दोगे कोई भी एग्जाम। बस ध्यान से समझते रहिए, करते रहिए, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द bigger number is decreased by 4% and that the smaller number increased by 12%, okay, then the number obtained are equal the smaller number। wow, that's a very small question। देखो क्या करेंगे इसमें, क्या करते हैं, हमारे पास इसमें दे रखा है भाई, जो हमारे पास एक बड़ा नंबर है, एक हमारे पास छोटा नंबर है, एक लार्ज नंबर ले लिया मैंने, एक स्मॉल नंबर ले लिया। अब वो कह रहा है लार्ज नंबर को 4% कम करता हूं तो उसका 96% बचेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़े वाले नंबर को 12% बढ़ाता हूं तो उसका 112% हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, तो मैंने इनमें इक्वल रख दिया। अब इनको सोल्व कर लो बस,
इनका रेशियो निकाल लो, बड़े नंबर का छोटे नंबर का रेशियो कितना आ गया। तो यहाँ से आ गया 4 से काट दिया 24 बार, 4 से काट दिया 28 बार, ठीक है, फिर 4 से काट दिया 6 बार, 4 से काट दिया 7 बार। तो यहाँ पर लार्ज अपॉन स्मॉल का रेशियो कितना आ गया 7/6, ये रेशियो आ गया। अब उसने क्या रखा कि द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का सम। तो यहाँ पर सम कितना हो गया 7 और 6 कितना हो गया 13। 13 की वैल्यू कितनी रखी है 520। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 12, मतलब 13 चौका 52 40, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 40। तो निकलवा किसकी रहा है भाई, वो कह रहा है कि स्मॉल नंबर कौन सा आपके पास 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 240 आंसर आ गया भाई। लो जी लो, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत आ रही इसमें नहीं ना। तो आप कर सकते हो भाई, हर एक क्वेश्चन आपका बहुत आसान लगेगा सॉल्यूशन के बाद में, ठीक है। सॉल्यूशन पर जब तक मैं आपको नहीं दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आता है तो उसका सॉल्यूशन निकाल के मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, और बताओ कि भाई आपने क्या, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मकड़ी 1 घंटे में पोल की 62.5% ऊंचाई पर चढ़ गई। ओके, मतलब इतना चढ़ गया। ओके, अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई के 12.5% को कवर किया। वेरी गुड। इसके बाद उसके खंबे की ऊंचाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में दावा की गई दूरी क्या, मतलब दूसरे घंटे में उसने कितनी कवर दूरी की। देखो पहले तो हमारे पास एक पोल है, मैंने एक पोल ले लिया, ठीक है, मेरे पास एक पोल है भाई, सीधा बदल क्यों, ठीक है, ये पोल है। तो यहाँ पर ये पोल है एक, तो उसने कह रहा है कि मतलब ये कितना पोल है। पहले तो आप यहां से देखो ये टोटल कितना पोल हो जाएगा। पहले तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है। इसकी मैं बता दूं आपको 5/8 होती है। ये मैंने जब परसेंटेज शुरू के लेक्चर बताए थे, जब सिखा रहा था, तब ये सारी चीजें मैंने अच्छे से सिखाई थी। देखो अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी देगी 1/8। तो देखो 12 से कितने टाइम जा रहा है ये, 12 पंजे 60, और जो 0.5 जा रहा है उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5। तो 2.5 तो बढ़ गया और 60 हो गया तो 62 हो गया। तो मतलब 5 गुणा करिए, इसमें 5 की गुणा करिए तो कितना हो गया 5/8। तो ये इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू हम सीखते हैं। अब यहां से देखो क्या है, जो पहले घंटे में जो कवर किया उसने 62.5% कवर की है। तो मतलब अगर मैं टोटल 8 मान लूं तो 5 तक कवर की है, मतलब उसने उसे कह सकते हैं कि हम कितनी, इसने अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो कवर किया 5/8 कवर की है इतनी। ओके, ये मान ली मैंने, ये मतलब 5 कवर किया अगर ऐसा माना जाए तो। बाकी यहां पर कितना हो जाएगा, तो अभी यहाँ टोटल 8 थी, तो ये 5/8 कवर इतनी कर ली। ओके, ये बात समझ में आ जाती है। अब बची यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो कितनी डिस्टेंस होगी, 3/8 होगी ये। अगर हम इसकी डिस्टेंस को निकालना चाहें तो कि 5/8 ये हो गई, तो 3/8 की बची हुई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि नेक्स्ट आवर में क्या करता है 12.5% क्या कर लेता, कवर कर लेता बची हुई की, जो बची हुई है, मतलब यहां से यहां तक जो बच रही है उसकी कितनी कवर कर लेता है वो 12.5%। 12.5% का मतलब क्या है 1/8, तो 1/8 कवर कर लेता है, मतलब इसकी 1/8 कवर कर लिया इतनी, मतलब तो यहां तक कितना बच गया होगा 7/8 ये पोर्शन बच गया होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि तो दूसरे घंटे में टोटल, तो उसने टोटल हाइट भी दे रखी है। अगर पोल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 192 है, हमें कितना पोर्शन चाहिए, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन निकालना मुझे। तो मैं क्या करता हूं पहले ये वाला पोर्शन निकाल लेता हूं 3/8। तो इसका 3/8 निकाल लिया मैंने। जब 3/8 निकाल लिया तो मेरे पास इतना पोर्शन आ गया यहां से यहां तक का पोर्शन। ओके, तो मैंने निकाल लिया, ये कितना आ गया 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32, तो टोटल कितना आ गया 3 चौक 12 है और 3 दूनी 6 और 1 7 72। तो 72 मीटर सेंटीमीटर जो भी है ये आ गया। अब निकालना कितना है मुझे ये वाला पोर्शन, तो ये कितना है 1/8, तो इसका 1/8 निकाल लिया मैंने। तो कितना आ गया 9 72 9 आ गया। तो 9 सेंटीमीटर क्या किस में रखा है ये कितना रखा है मीटर, तो 9 मीटर भाई, 9 मीटर पोल उसने सेकंड आवर में कवर किया था। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना तो बहुत गंदी बात है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। अब क्या बताना है यार, मैंने स्लाइड ही नहीं रखी। अरे भाई कुछ नहीं है, इसने रखा है भाई 5/8 कवर किया उसने, मतलब ये 62% इतना था, इतना ये इसने कवर किया 62.5%, ये कवर कर लिया उसने, ठीक है। बचा हुआ कितना 3/8 इतना कवर बच रहा। तो मैंने इतने की वैल्यू निकाल ली। इतने की वैल्यू कैसे निकाल ली, क्योंकि टोटल की वैल्यू 192 दे रखी है, तो इतना कितना है 192 का 3/8, तो मैंने 3/8 निकाल लिया। तो 3/8 निकाल लिया तो कितना आ गया 72 आ गया। फिर 72 का भी 1/8 निकाल लिया, क्योंकि 1/8 कवर किया था उसने किसमें
दूसरे घंटे में, क्योंकि 1/8 किसका होता है 12.5%, बाकी बचा हुआ 7/8। इसके अगर इसको निकलवाता हो तो भी निकाल लेता। अगर वो कहता कि बचा हुआ पोर्शन कितना है जिसको मकड़ी ने कवर नहीं किया, तो कितना निकालते आप, निकाल लेते। कैसे निकालते, 7/8 निकाल लेते, 72 हुआ, तो ये भी आ जाता। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या चीजें चल रही है उन चीजों को आपने कवर करना है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को बैक करना, रिवर्स करना, फिर दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, वीडियो को बार बार पोज कर करके समझना, लेकिन आएगा जरूर समझ में, मुझे पूरा यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। वेट ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर इन रेशियो 4:5. ओके, द वेट इंक्रीज बाय 10%, राम weight increased by 10%, and the total weight of Ram and Shyam together becomes 82.8 kg with an increase of 15%. मतलब इंक्रीज होने के बाद ये वेट आया है। बाई व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ श्याम इंक्रीज, श्याम का वेट कितना इंक्रीज हुआ। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मान लो राम और श्याम का वेट दे रखा है, अगर आप खुद से करोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस कर लोगे एक बार तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो कैसे, अब मैंने यहां लिख दिया टोटल वेट। ओके, मैंने मान ला राम का वेट कितना था 4, रेशियो दे रखा ना 4 और 5, और ये कितना हो गया 9। फिर उसने कहा कि 10% बढ़ा जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कम दिक्कत आएगी जब परसेंटेज निकालूंगा। तो इसका 10% बढ़ाया, राम का 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% इंक्रीज निकालेंगे तो 40 का 10% 4, तो कितना हो गया 44। मतलब 10% इंक्रीज होने के बाद 44 आ गया उसका वेट। उसके बाद क्या दे रखा है, द टोटल वेट ऑफ राम और श्याम टुगेदर 82.8 kg, लेकिन ये कब आ रहा है, विद द इंक्रीज ऑफ 15%, यानी कि ये 15% इंक्रीज होने के बाद मिल रहा है ये। तो 15% इंक्रीज कर लो इसको, कितना आएगा भाई 15% इसका इंक्रीज करेंगे तो 90 का 15% निकालोगे तो 3/20, 3/20 मतलब 0 से 0 कैंसिल, 9 या 27, 27 का आधा कर लो, कितना आ गया 13.5। तो इसका 13.5 बढ़ा के लिख दो, कितना आ गया आपका 103.5, मतलब 15% इंक्रीज होने के बाद ये वेट मिला। तो ये वेट हम मेरे पास कितना दे रखा है उसने, ये वाला वेट। अभी चलो ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, मुझे लगता है कि मुझे इस वेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परसेंटेज में तो दे रखा है उसने। ठीक है, अब यहां से देख लो, अब मेरे पास वेट बचा कितना है। देखो इसको मैं अगर माइनस करता हूं, किसको मैं करता हूं 103 में से 5 को माइनस, किसको करता हूं 44 को माइनस करता हूं। अब मैं 44 को क्यों माइनस कर रहा हूं, ये किस को समझ में आ गया मुझे बताओ जरा कमेंट्स बॉक्स में। अरे भाई ये क्या हो गया रे, अरे यार ये कई बार मुझे को खुद को समझ में नहीं आता ये सीन क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन कौन सा चल रहा है ये। ठीक है, तो ये मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, आपको बता सकते हो क्यों माइनस हो रहा है। क्योंकि राम का वेट ये है, टोटल वेट मेरे पास ये निकल का है इंक्रीज होने के बाद, तो बचा हुआ वेट भाई श्याम का ही तो होगा। ये टोटल वेट हो गया ना, तो बचा हुआ वेट किसका होगा श्याम का, तो यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करा तो 5 मिला, और ये इसको यहाँ से 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए, 9 बचा, और यहाँ से पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 10 8 मतलब 9 में से 4 गए, कितना बच गया 5, तो कितना आ गया 59.5। मतलब कितना इंक्रीज हो गया 9.5 इंक्रीज हो गया, किस पर 50 पर। तो निकाल लो 9.5 इंक्रीज हो गया कितने पर 50 पर इंटू 100%, तो कितना हो गया ये 2 बार कट गया, 9.5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 19%। तो मुझे तो भाई इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, किसकी, ये जो दे रखे है वैल्यू को, इसकी ये वाली वैल्यू, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आप कर सकते थे इस वैल्यू को भी देख करके, ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन इतना बढ़िया दे रखा है उसने। अरे भाई इसका दे रखा है इसने परसेंट, इस पे बढ़ गया है, इस पे भी बढ़ा हुआ दे रखा है, तो बाकी बढ़े हुआ टोटल बढ़ा हुआ ये है 15%, और यहाँ पर कितना है 10% बढ़ा, तो बचा हुआ जितना बढ़ रहा है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो श्याम का ही तो वेट आएगा, क्योंकि दोनों का वेट है ना ये। तो इसका वेट आ गया, कितना बढ़ रहा है 9.5% बढ़ रहा है, 9.5% को निकाल दिया हमने, 50 पर कितना बढ़ा है, बस हो गया आंसर। मजेदार था नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। one type of liquid contains 20% water and the second type of liquid contains 35 of water. A glass is filled with 10 parts of first liquid and 4 parts of second liquid. The water is the new mixture is the glass is. देखो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या दे रखा है। मान लो एक गिलास है, ठीक है, वो कह रहा है कि 2 तरह के लिक्विड है आपके पास। पहले लिक्विड में जो फर्स्ट लिक्विड है आपके पास
उसमें क्या दे रखा है 20% वाटर है, उसमें 20% वाटर है। लेकिन दूसरा जो लिक्विड दे रखा है सेकंड लिक्विड, तो उसमें कितना वाटर दे रखा है, उसमें उसमें दे रखा है उसमें 35% वाटर है। ओके, वाटर का रेशियो 20% और 30% है। तो वो क्या कर रहा है, जो पहले टाइप का रेशियो है ना, वो इसमें 10 पार्ट डाले जाते हैं, 10 पार्ट डाले गए। ठीक है, मान लो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट डाल दिए। तो इसमें 10 पार्ट तो डाल दिए पहले लिक्विड के। फिर कह रहा है कि 4 पार्ट दूसरे वाले इस वाले लिक्विड के डाल दिए, 4 पार्ट। ठीक है, ये 4 पार्ट डाल दिए दूसरे वाले लिक्विड के। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल कितने परसेंट वाटर रहेगा ये कह रहा हूं। ठीक है, अब जो आएगा एक गिलास में 10 पार्ट इसके डाल दिए, 4 पार्ट दूसरे वाले लिक्विड के डाल दिए, ओवरऑल कितने परसेंट वाटर का रेशियो रहेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। देखो इसमें कितने में डाल दिए 10 पार्ट, मैं इसकी 10 में इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दूंगा, क्योंकि 10 ये 10 टाइम डला है। इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार कर दी, 4 बार कर दी, क्योंकि 4 टाइम डला है। तो ओवरऑल जितना भी आएगा उसका क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल कितना हो गया, टोटल आपने कितना डाला 14 डाला। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो, इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास 200 ये आ गया, और ये कितना आ गया 35 दूनी 70 दूनी कितना हो गया 150। तो इनका टोटल कितना, सॉरी 150 140 कितना गया 140, कितना आ गया ओवरऑल, कितना आ गया 340 कितना आ गया, इसका एवरेज निकाल दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 14 28, बचा कितना आपके पास 60, तो 14 चौका 56, बचा कितना 4, अरे भाई 14 दूनी 28, कितना बचा 12 8, तो ये आ गया भाई। देखो कितना, कौन सा वाला है, ये वाला। तो आप कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अरे आसान था, बस क्या था इसमें समझने की क्या बात थी भाई, 20 पार्ट 10 पार्ट इसके डाल दिए, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दी, कितना पार्ट डल गया, इसके कितने डाले 4 पार्ट डाले, टोटल मल्टीप्लाई कर दी, बस एवरेज निकाल दिया, हो गया आंसर। ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। जब चावल की कीमत में 32% की वृद्धि की गई, अगर एक ने अपनी खपत को इस तरह से कम कर दिया कि चावल पर खर्च की तुलना में केवल 10% अधिक था, यदि प्रति माह पहले 30 किलोग्राम की खपत की गई थी, तो नया मासिक संयोजन क्या है। देखो भी क्वेश्चन क्या है भाई, एक बंदा था, अब वो चावल जितने खाता था, ठीक है, मान लो बंगाली बाबू थे या बिहारी बाबू थे, चावल ज्यादा खाते, ठीक है, तो वो क्या करते थे 32%, मतलब चावल जितने खाते थे 30 किलो लेते थे वो एक महीने में। लेकिन अभी इंक्रीज क्या हो गया, वो 32% इंक्रीज हो गया। ओके, जब 32% इंक्रीज हो गया तो वो चावल अब तो कम आएंगे, क्योंकि उनके पास बजट क्या है, उतने का उतनी है। लेकिन फिर भी क्या कहा उन्होंने कि चलो भाई जो भी बजट है हमारे पास उसमें हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, 10% बजट बढ़ा लेंगे। तो हो सकता है जितने चावल पहले 30 किलो मिल रहे, 30 किलो से कम ही मिल रहे थे 32% इंक्रीज होने के बाद, तो थोड़े और बढ़ जाएंगे 10%, क्या आप अपना बजट बढ़ा लोगे तो क्या कह सकते हैं हम, देखो इसमें क्या कह सकते हैं, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कुछ भी, मान लो 10 रुपए का रेट था पहले 1 किलो चावल का, मैंने मान लिया 10 रुपए पर केजी रेट था 1 किलो चावल का। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं और एक बार में समझ में आ जाएगा, सेकंडों में आंसर निकालोगे फिर इसका। 10 रुपए का रेट था पर केजी का, 30 किलो आपने चावल खरीदे थे पिछले महीने, ठीक है, रेट बढ़ने से पहले। तो टोटल जो खर्च किया था आपने, जो आपका एक्सपेंडिचर था वो कितना था, तो 10 रुपए किलो, 30 किलो चावल कितने हो गए, 300 रुपए का आपने खर्च किया। कितने रुपए का खर्च किया, 300 रुपए का आपने खर्च किया। अब क्या करते हैं, आपका जो रेट था वो 32% बढ़ गया, तो 32% बढ़ने के बाद रेट कितना आ गया भाई, जब इसका 32% निकालेंगे 10 रुपए का, तो कितना आ गया 3.2 आ गया, 10% मतलब 32%, तो कितना आ गया 13.2, ये आ गया आपके पास रेट, नया रेट 32% बढ़ने के बाद। इसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये भी अगर मैं सिखाऊंगा तो बहुत बेकार बात है फिर तो, क्योंकि पहले लेक्चर देख लो फिर तो 13.2 आ गया 32% इंक्रीज होने के बाद रेट। अभी हमें पता नहीं हमें कितना मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा खर्चा कितना आया वो तो देख ले हम। खर्चा कितना आया, खर्चे पे क्या कर रहा, उसने जो एक्सपेंडिचर हो रहा था उसने कहा 10% हम अपना खर्चा बढ़ा लेंगे, तो 10% खर्चा बढ़ाया, कितना आ गया 10% निकाला 30 आ गया, तो कितना होगा 330 रुपए उसने खर्च कर लिया अपनी जेब से। तो आपका रेट कितना था 13.2 रुपए पर केजी, खर्चा आपके पास है, तो फिर क्वांटिटी निकाल लेंगे, तो ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया मैंने, 1 0 से तो ये वाला यहाँ पर हट जाएगा, तो 11 से काट दो, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 से काट दो 3 बार, कितना गया 300 बटे 12, 12 से काट दोगे तो 25 आ गया भाई, 25 केजी आ गया आंसर आपका। कोई दिक्कत थी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
आसान था ना। अब नेक्स्ट टाइप देख लो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, और भी बढ़िया तरीका है इससे। देखो कैसे, क्या है, मैंने बताया था पहले भी, जब रेट इंक्रीज हो जाता है, जब रेट इंक्रीज हो जाता है तो 32% की फ्रैक्शन निकाल लिया आपने, आ गई आपकी 4 × 8 = 32, 25, मतलब 8/25। तो जब इंक्रीज हुआ तो 25 से क्या हो गया, 33 हो गया, 8 बढ़ जाएगा ना ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये आता है आपका रेट, क्या आता है ये रेट। जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है, 33 इधर आ जाता है और 25 इधर पहुंच जाता है। मतलब इसका मतलब निकलता है कि पहले 25 रुपए थे, 25 रुपए में आपने 33 किलो कोई सामान खरीदा, अब 33 रुपए हैं, आपने 25 किलो सामान खरीदा। मतलब पहले रुपए कम थे, सामान ज्यादा था, अब रुपए ज्यादा है, सामान कम है, ये सीन है। ओके। अब लेकिन यहां से उसने क्या कहा है, अब उसने अपने एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्च था वो 10% बढ़ा लिया। तो 10% मतलब 10 से उसने 11 कर लिया। तो इसका खर्च जो था उसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, क्वांटिटी से। तो कितना आ गया, 330 आ गया। और यहां पर कितना आ गया, 25 की मल्टीप्लाई किससे कर ली, 11 से। तो इसको काट लो डायरेक्ट, 11 से कितना आ गया, 11 × 33 30 आ गया। और आपने कितने का 5 से काटा, 6 और 5 आ गया। मतलब अब जो क्वांटिटी है वो 6 की है। और अभी पहले कितनी, ये 6 की थी, ये पहले वाली है ना, 6 की थी, ये पहला वाला होता है, ये पहला वाला, ठीक है, जो पहले था ये बाद वाला होता है, ठीक है। तो पहला वाला पहले 6 किलो मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने क्या दे रखा है, 6 की वैल्यू देखो, कुछ और भी दे रखा है इसमें शायद। अब इसने कहा है कि 6 की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है, 30 kg। मतलब पहले हमें 30 किलो मिलता था, तो 6 की वैल्यू 30 दे रखी है। तो कितने की मल्टीप्लाई हुई, 5 की। तो 5 में मल्टीप्लाई करो तो 25। तो अब कितना मिल रहा है, 25 किलो। देख लो भाई, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, लेकिन ये कब आएंगे, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, जब आप इनको सीख रहे होगे परसेंटेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक शहर में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। कुल पुरुषों में से 20% पुरुष सरकारी कर्मचारी हैं, शेष मेल्स में से। देखो क्वेश्चन क्या है वो समझ लेना पहले बहुत ध्यान से। मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे करता चला जा रहा हूं। मतलब मैंने मान रहा 100 लोग हैं, 100 लोग हैं मेरे पास। 100 लोग में से 60% तो हैं पुरुष, ठीक है। तो 60% ये आगे पुरुष, तो 60 हो गए पुरुष, ओके। फिर 100 में 40 बाकी बचे हुए, तो 40 औरतें हो गई ना, तो 40%, तो 40 हो गई औरतें यहाँ पर, ये आ गया। ऐसे ऐसे पहला स्टेटमेंट तो रहा ये, शेष महिलाएं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। कहाँ तक भाई, यहाँ तक, ओके। कुल पुरुषों में से 20% पुरुष सरकारी कर्मचारी हैं। मतलब ये टोटल कितने हो गए, मेल हो गए, ये हो गए फीमेल। तो फीमेल में इनमें से कितने, 20% जो है वो सरकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो 20% निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 लोग हो गए। बच्चे कितने, 48 लोग, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। शेष मेल्स में से निजी कर्मचारी का और बेरोजगार पुरुषों का अनुपात दे रखा है। मतलब ये जो बचे हुए हैं इनका जो रेशियो दे रखा है 5 और 7, ऐसे कौन से, ये तो है प्राइवेट सेक्टर में, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ये है अनएम्प्लॉयमेंट 7। तो इनका टोटल रेशियो कितना दिया, 7 5 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 48 4। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में वो कितने हो गए, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कितने हो गए भाई आपके, 5 है, तो एक की वैल्यू 4, तो 20 हो गए। और जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने हो गए भाई, वो हो गए 7 × 28। ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसा बोल रहा था वैसे हम करते चले गए। अब आते हैं इधर हम, अब औरतों की बारे में बात करेगा। कुल महिलाओं में से 40% महिलाएं सरकारी नौकरी पर हैं। मतलब ये जो महिलाएं हैं 40, उनमें से 40% सरकारी नौकरी पर, 4 × 16 16 महिलाएं हो गई। बची कितनी यहाँ पर, 24, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ से 24 बची हैं, शेष महिलाओं में से 40% महिलाएं निजी फार्मों में काम करती हैं। मतलब ये जो 24 बच रहा है ना, इसका भी 40% में निजी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। तो इसका 24 का मैंने 40% निकाला, 2/5, तो कितना आएगा, 24 में 48, 48 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9.6, ओके। तो इसमें से 9.6 जो है प्राइवेट सेक्टर में है, 9.6। बचे कितने, 9.6 में से अगर 24 को माइनस करूंगा 14.4, ये बचे, ये हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उसने कहा है कि जो 40% हैं वो निजी फर्मों में काम करती हैं और शेष बेरोजगार हैं, तो ये बेरोजगार आ गए, ये लोग बेरोजगार आ गए। अब देखते हो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करता चला जा रहा हूं मैं। अब क्या है, निजी फार्मों में काम करती हैं, शेष बेरोजगार हैं। पुरुष और महिला
जो सरकारी कर्मचारी हैं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ओके, यदि बेरोजगार पुरुष और महिला के बीच का अंतर यह है, बेरोजगार पुरुष और बेरोजगार महिलाओं के बीच का अंतर ये दे रखा है, तो बेरोजगार पुरुष कितने 28, बेरोजगार महिलाएं कितनी है 14.4, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा। नेक्स्ट में ले जा रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट यहां पर आ रहा हूं। तो बेरोजगार मेल कितने थे 28, बेरोजगार फीमेल कितनी थी 14.4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में दे रखा 3400 इनके बीच का डिफरेंस है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 13.6। ओके, इसकी वैल्यू दे रखी है 3400, तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप 3400 बटे 13.6, यहां से 0 हटाया बढ़ाया, किससे कट जाएगा 4 से काट लो क्योंकि बाद वाला कट रहा है, तो 4 से कितना कट जाएगा, यहाँ से मैं देखो काटने का तरीका ये लिख सकता हूँ, ये हो गया 100, ऐसे एक ही बात है ना, 4 से काट दिया तो ये हो गया 4 या 12 और बचा 416, ये 4 से काट दिया 25 बार, ये 34 से कट गया 10 बार, तो कितना आ गया 250, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 250। ओके, तो निकलवा क्या रहा है, वो क्या निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है कि पुरुष और महिला जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारी कितने 12 ये हैं और 16 ये हैं, टोटल सरकारी कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर, मतलब 12 सरकारी मेल हैं और 16 फीमेल हैं सरकारी, तो टोटल कितने हो गए 12 और 16 28। ओके, तो 28 की वैल्यू निकाल लो फिर, 28 गुणा 250, 25 अट्ठे कितना हो गया भाई 200, तो 200 आ गया, 25 दूनी 50 और कितना हो गया 20 70, 7000 आ गया, 7000 आंसर है भाई, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हो गया सी, ये क्वेश्चन था आपका। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। आप क्वेश्चन को यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो ये कैलकुलेशन करने से पहले ये बात भी समझ लेना कि क्वेश्चन का लेवल क्या चल रहा है। आपने पहले ही थंबनेल पे देख लिया होगा किस लेवल के क्वेश्चन करने आए हो इस वीडियो में आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो छोड़ के आते ही हो आप, लेकिन आप इनके प्रैक्टिस करो, बाद में इनको अटेम्प्ट करो इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन सारे ऐसे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम तो ये भी नहीं लगाएगा जब आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो, ठीक है। द डिफरेंस टू पॉजिटिव नंबर्स दैट इफ 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number is equal। देखो यहाँ पर थोड़ी सी फिर से गलती हुई है टाइपिंग में। इसमें क्वेश्चन में है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यह है, दो संख्या हैं जिनका अंतर ये रखा है, यदि बड़ी संख्या का इतना छोटी संख्या के इतने के बराबर है, ये बराबर है, यहाँ से उठ के यहाँ आना था, ठीक है, जो यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर योग है। ओके, तो यहाँ बराबर है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो चीज देख लो, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। अब इसने क्या रखा कि बड़ी संख्या जो हमारे पास यहाँ पर लार्ज नंबर है उसका कितना 7.6%, इसके स्मॉल संख्या का कितना 12.4% के बराबर है। तो इसको जीरो इसको इसका काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो कितने बार कट जाएगा, काट लो 4 से, 4 दूनी 4 एकन 4 और बचा यहाँ से 3, 4 नम 36, ज्यादा से काट लेते हैं ना इसको, कितने से कट जाएगा, ये 49 कैसे हो गया भाई, 4 एकन 4 9 बार 19 बार और ये 31 बार, ये कट गया। तो रेशियो स्मॉल और इसका कितना आ गया 31.19, ये आ गया स्मॉल नंबर का और किसका लार्ज नंबर का। लार्ज कितना 31 है तो स्मॉल 19 है। अब क्या रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है, तो इनका डिफरेंस यहाँ से कितना गया 12, तो 12 की वैल्यू इसने दे रखी है 1020, तो एक की वैल्यू कितने की, तो 12 96 और बचा कितना आपके पास 6, तो हो गया 60, 12 5 60, ये हो गया 85। एक की वैल्यू 85 किसकी निकालनी है, सम ऑफ बोथ नंबर्स। तो सम इन दोनों नंबर का सम कितना 31 और 19 कितने हो गए 50, 50 की मल्टीप्लाई कर दो 85 से, क्योंकि इनका सम 50 हो गया ना, तो 50 की 85 से कर दो, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितना हो गया 42 50, किधर है भाई, ये आ गया। तो कोई दिक्कत भाई क्वेश्चन में नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का, भाई लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने सोचा टफ वाला मामला आज ही खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा किसी और टॉपिक का रहेगा, इसलिए मैंने आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए हैं और ऊपर से टफ है और ऊपर से ज़्यादा है, तो इसलिए शायद 1 घंटे के आसपास वीडियो पहुंच जाएगी, तो 1 घंटा तो झेल ही सकते हो यार। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 3/5 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3, देखो भी
क्वेश्चन जैसे बोल रहा वैसे करते चले जाओ। अगर मान लो टोटल बॉयज कितने हैं 8, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 8 हैं, तो उसका 1/3 मतलब 8/3, तीन तीन मतलब 3/8 कितना है, लड़कियां हैं, मतलब 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे, ठीक है ना। 5/8 कितने होंगे, लड़के होंगे, ऐसे कर सकते कि नहीं। या इनको हम बढ़ा के लिख सकते हैं, बढ़ा के क्या, इसको 1 0 यहाँ बढ़ा लो, 1 0 यहाँ बढ़ा लो, 1 0 और बढ़ा लो यार, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। इतने हो गए, ठीक है। और शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 1/3, और इसमें तिहाई तिहाई की बात कर रहा। हम एक काम करते हैं और थोड़ा सा तरीका अलग बताता हूं मैं आपको। मैं क्या करता हूं, यहां से देखो, अभी क्या है, मतलब उसने कहा है कि ऐसे देख लेते हैं 3 और 5 की रेशियो में है लड़के और लड़कियां। लड़के हैं, ये हैं लड़कियां, गर्ल्स हैं, ये हैं बॉयज हैं आपके, ठीक है। तो क्योंकि उसने कहा है 3/8 भाग लड़कियां हैं, तो 5/8 कितने हो जाएंगे, लड़के, इसलिए रेशियो निकाल लिया मैंने, कितना आ गया, 5 और 8 का रेशियो आ गया। अब उसने कहा है कि शेष लड़के और शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या, मैं एक काम करता हूं, इसमें तिहाई तिहाई की बात कर रहा ना, 3 3 की मल्टीप्लाई करके कर लेता हूं, नंबर मान लेता हूं, क्योंकि एक तिहाई तिहाई करेंगे तो फिर नंबर आपका डेसिमल में नहीं जाएगा। तो मैंने गर्ल्स मान ली 9, बॉयज मान ली 15। ये क्यों माने, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सेकंड स्टेटमेंट देखो कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष के हैं, तो इसका जब 1/3 निकालेंगे 15 का 1/3 तो कितना आ गया, 5। तो 5 लड़के जो हैं वो कौन से हैं, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, ठीक है, 10 वर्ष से कम है, ओके ओके। बाकी बचे हुए कितने, 10, जिनकी उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है, यही हो गया ना, यही मतलब हो गया ना इसका। और लड़कियों की संख्या का 2/3, तो इसका मैंने जब 2/3 निकाला, 9 का 2/3 तो कितना आ गया, 6 जो हैं वो क्या हैं, 2/3 10 वर्ष से कम लड़कियां हैं, तो ये 10 वर्ष से कम होंगी, जो ये हैं वो 10 वर्ष से कम होंगी, कम वाला मैंने नीचे कर दिया, ठीक है एरो। और बची हुई 3 क्या होंगे, 10 वर्ष से ज्यादा की होंगी, ओके। अब देखते हैं, यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्रों की संख्या 260 है, हमारे हिसाब से कितनी है, 3 तो यहाँ पर है 10 वर्ष से उम्र ज्यादा वाले, और 10 यहाँ पर है, मतलब 13 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है, और उसने कितनी दे रखी है, 260। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 20। अरे 13 से डिवाइड कर देंगे। अब निकलवा के रहा, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की हमने कितनी मानी थी, 15, तो 15 की मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 15 गुणा 20 कितना आ गया भाई, 15 दिन 30, 300, तो 300 बॉयज हो गए भाई। लो जी, इतना आसान था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस चीजों को समझना था, कैलकुलेट करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, यहां से देख लेते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा आय का अनुपात, और उनकी बचत का अनुपात ये दे रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना है, यहां पर बनता है क्वेश्चन, देख लो ध्यान से समझ लो। मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, यहां पर उनकी आय ले ली, और यहां पर उनकी बचत ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ए की आय का अनुपात, ए की आय है 3, बी की आय है 5, ये हो गया। फिर उनकी बचत का अनुपात दे रखा, बचत कितनी, ए की 2 और बी की 3, बचत ही होगी, ओके। फिर उसने रखा कि यदि बी की आय ए की बचत की 3 गुना के बराबर है, मतलब अगर ये 2 थी तो यहाँ 6 होना चाहिए था। उसने कहा है कि बी की जो आय है ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, 3 गुना होती तब वो बराबर हो, ठीक है, 3 गुना के बराबर है। तो मैं 3 गुना कर लेता हूं ना, इसको कैसे करूंगा, पहले तो मैं बराबर ही कर लेता हूं। जब मैं बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना, 3 गुना करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा, ओके। तो ओवरऑल कितना आ गया, यहां निकाल लेते हैं हम, तो यहां पर आ गया 3 6 18, ये तो आ गया ए 18, बी कितना आ गया 5 10 30, ये आ गया 30। समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने 5 की है, तो 5 10, और यहाँ पर कितना आ गया 15। अब देखो ये 3 गुना हो गई कि नहीं होगी, ए की बचत बी की आय की, मतलब बी उसकी आय की 3 गुना हो गई, ठीक है। अब जो हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि उनकी, तो ए और बी के व्यय का अनुपात निकालो। अब देखो ये आय थी, ये क्या था आपके पास, बचत थी, तो फिर खर्च कितना हो गया, अरे बचत, आय में से बचत माइनस कर दो, खर्ची तो आएगा, कितना आ गया 8, और यहाँ पर कितना आ गया 15। तो उनके जो व्यय का अनुपात आया एक्सपेंडिचर का, वो कितना आ गया 15।
8 और 15 है कहीं पर यहाँ पर। ये आसान सा क्वेश्चन था भाई, बहुत आसान था, ठीक है, आप खुद से कर सकते थे, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है। ए बी सी क्रम से 10%, 8% और 9% अपना मासिक वेतन धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी दान के बीच का अंतर ये है, और ए और बी द्वारा किया गया दान इतना अधिक, मतलब सी से इतना ज्यादा है, तो सी का मासिक वेतन क्या है भाई, ध्यान से समझना है। देखो मेरे पास स्लाइड है क्या, नहीं है भाई, चलो इसी स्लाइड में समझाना है मैंने, इतना बड़ा क्वेश्चन छोटी सी आंसर में बताना। देखो कैसे, 3 है आपके पास लोग, ए है, बी है और सी है। ए क्या करता है 10%, बी क्या करता है 8% दान करता है, और ये कितना 9% दान करता है। बात उसने कही है कि इन दोनों की आय बराबर है, ये उसने कहा है कि दोनों की ए और बी की जो आय है मासिक वेतन है वो समान है, ये कहा है उसने, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि यहां से ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है, मतलब इन दोनों के बीच के दान का अंतर 400 है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितना दे रखा 2%। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2% की वैल्यू कितनी रखी है, 400 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई 200 हो गई कि नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा हूं। ए और बी द्वारा क्या गया कुल दान सी से 900 अधिक है। ध्यान से समझना ये चीज क्या दे रखी है भाई, ए और बी ने कितना दान किया, मतलब दोनों ने तो दान किया है, दोनों का दान सी से 900 रुपए ज्यादा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ए और बी ने कितना दान किया। तो ए और बी ने जो दान किया वो 10% प्लस 8%, टोटल कितना कर दिया 18%, क्योंकि इनकम बराबर है इसलिए हम इनको जोड़ दिया। तो 18% दान किया ए और बी ने। 1% की हमें पता है 200 है वैल्यू, ऐसे निकाली हमने, तो 18% की वैल्यू कितनी हो गई 18 दूनी 36, मतलब इन दोनों ने 3600 रुपए का दान किया। ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या कह रखा है, अब क्या कह रखा है उसने कि 900 रुपए अधिक दान किया इन्होंने, किसने, सी से 900 रुपए ज्यादा दान किया। इसका मतलब सी ने 900 रुपए कम किया होगा, तो सी ने कितना किया होगा, फिर 900 माइनस कर दो इसमें से, तो 2700 रुपए, मतलब सी ने 2700 रुपए का दान किया। ये बात समझ में है। तो सी की व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सी, तो सी भाई ये 9% की वैल्यू दे रखी है सी की, क्योंकि 9% दान किया, तो 9% की वैल्यू सी की दे रखी है, तो 100% निकालो। तो 9% की वैल्यू कितनी रखी है 2700, तो 1% की वैल्यू 100% की निकालो डायरेक्टली, तो 100% की कितनी होगी 2700 डिवाइड 9 इंटू 100, तो 9 या 27, 300 गुणा 100 कितना हो गया 30,000। तो भाई इसका आपका आंसर है 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर था। देखो क्या था इसमें, बस आपको एक स्टेप बहुत ही समझदारी से करना था। जब आप सारे स्टेप को समझदारी से और स्मार्टली करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा। ये भी आपको शुरू में लग रहा होगा पता नहीं क्या करना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। राजू अपनी आय का X% बचाता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई। देखो इस ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। उसकी आय में, आय मतलब उसने पूछा जो है वो आय का प्रतिशत, मतलब बचत के साथ प्रतिशत पूछा है, बचत कितनी प्रतिशत होगी, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसमें क्या दे रखा है आपको 26% की हुई है उसकी वृद्धि, आय में वृद्धि हुई है। उसकी आय में जो वृद्धि हुई है वो 26% हुई है। ओके। एक्सपेंडिचर ले लेते हैं एक तरफ। हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर और किसका सेविंग का रेशियो निकाल लेते हैं, एक्चुअल रेशियो ना कि परसेंटेज में। वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ कि एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है उसने, वह जो है आपके पास 20% एक्सपेंडिचर, और जो बचत है आपकी 50% बढ़ी। ओके, जब आप इनका एक्चुअल रेशियो निकालते हो तो कैसे निकलता है कि आपकी जो आय है उनका क्या निकालते हो आप, प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड जो होता है उससे हम यूज कर लेते हैं। तो 50 में 26 के 24 बचे और 20 में 6 बचे, तो इनका रेशियो कितना आ गया आपके पास 4 और 1 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये कितने आपका खर्च है, ये कितना आपका सेविंग है, तो इनकम कितनी हो गई 5। तो अब निकालना बचत कितने परसेंट है इनकम पे, तो इनकम मेरे हिसाब से 5 आ गई और बचत कितनी है 1, मतलब सेविंग 1 है, तो 1 पर कितनी हो गई 5 इंटू 100, तो 1 बचत 5 इनकम, उसका रेशियो निकाल लो, बचत का कितना आ गया 20%, तो 20% बचत का रेशियो आ गया। यही पूछा था, कितना आ गया 1। टफ था क्या, बहुत आसान था।
बस आपने चीज़ों को फिर से मैं कह रहा हूँ समझदारी से चीज़ों को समझना है और आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए बी से 80% अधिक है और सी ए जो सी है ए और बी के योग से इतनी ज़्यादा कम है। तो इस क्वेश्चन को भी आप करोगे, ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करोगे। नहीं होता तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा, इसको ध्यान करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, घर से होमवर्क है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कितना है 8200 के योग को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी से, जो यहाँ पर देखो बी से 500 अधिक, देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कैसे, मैं इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ सम ऑफ 8200 was divided among A, B, C in such a way that has 500 more than B, मतलब A को मिलते हैं 500 ज़्यादा हैं, A पर 500 ज़्यादा मिलते हैं B से, एंड C हैज़ 300 मोर देन A, मतलब A से देखो ध्यान से समझ लो, हाउ मच वाज शेयर्स A इन। तो यहाँ पर क्या है, मतलब A को जो मिलते हैं वो 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं B से, ठीक है, और जो C को मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं A से, ठीक है। समझने की बात यह है कि A लिख लिया मैंने, B लिख लिया, C लिख लिया, तो A को 500 रुपये ज़्यादा मिले B से, ठीक है, और B को 300 रुपये ज़्यादा मिले A से। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब मैं इनको सब बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे, क्या क्या वो चीज़ समझ लेते हैं। एक तरीका तो यह है कि इनका सम, मतलब आपने 3 से डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर तीनों में बांट लिया, फिर उसमें से किसको निकालना है किसको डालना है उसका बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, जब आप इनको क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे नहीं करके ऐसे लिख लेता हूं कि इसको जो ए को कम मिले बी से 500 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपये कम मिले तो ओवरऑल कितने का अंतर आया है यहाँ पर इन दोनों का, तो 200 रुपये का अंतर आया। ओवरऑल कितने का अंतर आया, 200 रुपये का। तो टोटल जो अमाउंट दे रखा है 8200, तो इसमें 200 रुपये ऐड कर देता हूँ, आता है मेरे को 8400 रुपये। अभी ऐड क्यों किए, इसका बैलेंस भी करना है, इसको हमें माइनस भी करना है। तो 8400 को मैंने 3 में डिवाइड किया तो कितना, 28 दूनी 28 के 84, ये आ गया आपके पास, ठीक है, 2800। तो यहाँ पर 2800 आ गया। तो 2800 मान लो, मैंने मान लिया ए को 28 मिले, बी को 28 मिले, सी को 28 मिले, 2800 इसे मिले, 2800 इसे मिले और 2800 इसे मिले, ओके। अब क्या है, जब आपने ए को कितने मिल रहे थे, मतलब बी को कितने मिल रहे थे, 500 कम, तो 500 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2700। फिर सी को कितने मिल रहे थे, 300 ज़्यादा, मतलब 2800 में 300 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3100। तो ओवरऑल जो हमारा बैलेंस बना, यहाँ पर हमें 500 कम करने पड़े, यहाँ पर 300 जोड़ने पड़े, तो यहाँ पर ओवरऑल हमने बाहर से कितने जोड़ लिए, 200, तो 200 बाहर से जोड़े थे वो ये वाले हो गए, तो बैलेंस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका मतलब किसके, ए के जो हिस्से में आए वो 2800 आए, बी के हिस्से में 2700 आए और सी के में 3100। यही आंसर है भाई। ये मुझे लग रहा आधे बच्चों को तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, आपको आएगा समझ में, ठीक है। अगर फिर भी ना आए तो भाई कमेंट्स बॉक्स खाली पड़ा है यार, उसको भरो, ठीक है, वहां पर मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 1800 रुपये दान कर दिए, जो कि उसने पहले तय किए राशि का 60% था। उसका वेतन कितना है। देखो भाई, उसने 10% मन बनाया था करने का दान, लेकिन बंदे का मूड चेंज हो गया। उसने क्या किया, अब जो पहले तय किया था ना 10%, उसका सिर्फ 60% ही किया। तो 10 का 60% निकालेंगे 6, तो 6% ही उसने किया। और कितना किया, 6% की वैल्यू दे रखी है उसने, 1800 रुपये दान किए। तो 6% की 1800, तो 1% की कितनी होगी, कितनी होगी, 6 से डिवाइड करो तो 300। कितनी निकालनी है, 100% की निकालनी है, उसकी इनकम आ जाएगी। कितना गया, 30,000। भाई बंदे की इनकम 30,000 है, फिर भी मुकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यह है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एक संख्या का 1/11 दूसरी संख्या के 12% के बराबर है। देखो मान लो ए है, ए का 1/11 है, 4/11, 4 यहाँ लिख लेता हूँ, 4/11 है, दूसरी संख्या के 12% के बराबर है, इसके 12% के बराबर है, कोई बात नहीं। अब क्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, और तीसरी संख्या का मान 2400 है। ले भाई, फिर तो हो गया क्वेश्चन। जब तीसरी संख्या का मान 2400 दे रखा है
और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 है, तो भाई कितना दे रखा है 2400, 2400 ओके 2400 दे रखा है। और स्टेटमेंट दे रखा है कि तीसरी क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 है, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का 1/4 है, तो दूसरी संख्या निकल गई आपकी 624, 600 दूसरी संख्या 600 आ गई। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पहली संख्या निकाल लो, a इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 गुणा 11, यहाँ 4 गुणा 11 इक्वल टू किसके आ गया, b कितना 600, 600 का 12%। भाई सोल्व कर लो, फिर के चक्कर पड़ गया इसमें, इससे काट दो 3 बार, ठीक है। आपके पास कितना आ गया 600 गुणा 3 गुणा 11/100, तो भाई इससे काट लिया, तो 11 या 33, भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये, क्या गड़बड़ हो गई, 12% निकाल लिया, 4/11 भी हो गया, ठीक है 600, ठीक है। तो दिक्कत किधर आ गई फिर भाई, इनको 12% के बराबर है, दूसरी संख्या के 12% के बराबर है, तो 11 की मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने, 3 मल्टीप्लाई सही आ गया, 6 भी सही आ गया, 100 भी सही आ गया, फिर के चक्कर पड़ेगा। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, 33 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी, तो 36 18 और 36 18 और 1 19 198, भाई ये के चक्कर पड़ गया। चलो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आप देख लेना, इसका यही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत लंबी होगी वीडियो। अगर फिर भी ना हो पाए तो मुझे बता देना, मैं इस पर देख लूँगा क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भी कहाँ प्रॉब्लम है, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।